हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 11 के मात्रकों की परिभाषाओं में आगे वाली पॉइंट पर पहुंचते हैं। कल हमने मूल मात्रकों में दो परिभाषाओं को देखा था। पहली परिभाषा थी 1 मीटर। 1 मीटर क्या होता है, और दूसरी परिभाषा थी अपने पास 1 किलोग्राम। क्योंकि क्या है कि देखो, जैसे अपन सामान्य बात करते हैं 1 मीटर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं वे बच्चे अभी तक जानते नहीं है जिन्होंने अभी तक इसकी डेफिनेशन को नहीं पढ़ा। परिभाषा को जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वह 1 मीटर में निर्धारित नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे सब अपन कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहां जो मीटर होता है वो 1 मीटर होता है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन कल बताई थी कि प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड के 29,97,92,458 विभाग में तय की गई दूरी क्या होती थी, 1 मीटर। जो भैया बहन नए जुड़ रहे हैं वो कल वाला वीडियो देख लें तो आपको 1 मीटर की डेफिनेशन सही से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने 1 मीटर को बताया था और दूसरी बात मैंने बताया था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की परिभाषा आज मैं इन दोनों पॉइंट से आगे चलूंगा। आगे आता है समय। एक भौतिक राशि मूल राशि में आती है, वो कौन सी है, समय। ठीक है, समय मूल राशि। और समय का जो SI पद्धति में मात्रक है वह होता है सेकंड। समय का SI पद्धति मात्रक क्या होता है, सेकंड। डेफिनेशन से पहले एक बार फिर कह दूं, जिन भैया बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियो डाले जाएं वो आप तक पहुंच पाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाला जो बटन है, जो अपने बेल आइकन बना हुआ है, उसको भी आप प्रेस करें ऑल के लिए, जिससे कि जितने भी वीडियो डाले जाएंगे उनको आप आसानी से देख पाओगे। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सर ने आज वीडियो डाला है। ठीक है, और जितने बहन भैया आपके साथ जुड़े हुए हैं या अपने पास में स्थित हैं, जिनको अपन जानते हैं, रिश्तेदारी में स्थित हैं, उनको जानते हैं, उनको भी बता सकते हैं। तो हमारे विक्रम गुरु जी या अपने विक्रम सर क्लास लेते हैं, उसको आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। तो अब आपका बेटा आपके पास समय। ठीक है, समय एक मूल राशि है और इसका SI पद्धति मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय मूल राशि है, इसका SI पद्धति मात्रक है सेकंड। 1 सेकंड। 1 सेकंड की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको जो आपने कक्षा 10वीं में बोर परमाणु मॉडल पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि वाकई में सेकंड की डेफिनेशन परमाणु के अंदर से निकल जाती है। देखो क्या था बोर परमाणु। बोर परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं दी। 1 सेकंड पर आ रहा हूं, 1 सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, उससे पहले ये डेफिनेशन कहां से निकल के आ रही है, इस पॉइंट का। बोर परमाणु मॉडल बताया कि बीचों बीच परमाणु को क्या पाया जाता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती है, वृत्ताकार कक्षा। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हो कक्षा 9वीं में 10वीं में। परमाणु होता है, परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बोर वैज्ञानिक ने 3 परिकल्पनाएं दी। एक तो यह था कि चक्कर लगाने के लिए जो अविकेंद्रित बल है, भाई गोल या वृत्ताकार गति करने के लिए एक अविकेंद्रित बल की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु रोटेशनल मोशन करे, एक वृत्तीय पथ पर गति करे, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे अविकेंद्रित बल की आवश्यकता होगी। और अविकेंद्रित बल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह थी बोर मॉडल की पहली परिकल्पना, यानी कि अविकेंद्रित बल का मान। कौन से बल का मान बेटा, अविकेंद्रित बल। इसका मान दिया जाता है किसके द्वारा, वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, तो बोर मॉडल की पहली परिकल्पना यही है। बोर मॉडल की प्रथम परिकल्पना यही थी
और उस परिकल्पना में क्या है अपने पास कि नाभिक के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान पर, परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान पर नाभिक स्थित होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। आकर्षण बल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। ये पहली परिकल्पना थी। दूसरी परिकल्पना जो बोर्ड वैज्ञानिक ने दी थी वो यह थी बेटा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। जैसे अपन कक्षाओं में बैठे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो अपने लिए कक्षा और कक्षा कक्ष दोनों निर्धारित कर दिए जाते हैं कि जैसे अपन 11वीं कक्षा में आएंगे तो जिस किसी विद्यालय में पढ़ेंगे वहां 11वीं कक्षा का अपना कक्ष निर्धारित रहेगा कि भैया तुम इस कमरे में बैठोगे। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते थे जिनके निजी कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता था। तो कोणीय संवेग का दूसरी परिकल्पना में क्या था बेटा, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या था, h/2π का पूर्ण गुणज। h/2π का क्या था, पूर्ण गुणज। ठीक है, दो स्थिति। तीसरी परिकल्पना थी जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हुए इनकी ऊर्जा निश्चित रहती है। चक्कर लगाते हुए इनकी ऊर्जा कैसी रहती है, निश्चित रहती है। ठीक है, और जब चक्कर लगाते हुए इनकी ऊर्जा निश्चित रहती है तो मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसे हम कक्षा 11वीं में अभी आए तो अपनी सबकी ऊर्जा निश्चित है, मिनिमम ऊर्जा तो अपने पास होनी चाहिए। मिनिमम ऊर्जा क्या है कि अपन सबने 10वीं पास करा के हो, तो जितना ज्ञान एक 10वीं पास करने वाले बच्चे को होना चाहिए कम से कम, वह ज्ञान प्रत्येक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के पास होता है। तो वह क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी, एक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो अपने जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना ज्ञान हो सकता है, वो तो कोई लिमिट नहीं है वैसे, लेकिन उसका एक बोर्ड के कोर्स के अनुसार निर्धारित किया गया कि आपको कोर्स में इसके आसपास का ज्ञान दिया जाएगा। तो हमारी जो कक्षा है उसमें ऊर्जा निश्चित होती है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, डल भी होते हैं, कुछ बच्चे वाकई में जीनियस होते हैं। जो क्लासों को जंप कर जाते हैं वो जीनियस होते हैं, और क्लास जो पीछे बैक में चले जाते हैं वो डल होते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऊर्जा निश्चित होती है ना, क्या निश्चित होती है, ऊर्जा निश्चित होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा को बदलना चाहे, जैसे हम मान लो 11वीं कक्षा में बदल रहे हैं, अपने लोकल क्लास की बात करते हैं, हम 7वीं कक्षा में या 6वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और हम 8वीं में बैठना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8वीं के बराबर नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 8वीं के बराबर नॉलेज लेनी पड़ेगी, 7वीं को जंप कर जाएंगे। और नहीं साहब हम तो और पीछे बैठना चाहते हैं और अच्छी नॉलेज लेके चलना चाहते हैं, कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, 5वीं कक्षा को छोड़ सकते हैं, 6वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 6वीं को छोड़ करके नीचे आ सकते हैं। तो करना क्या, पॉइंट पे आना, करना क्या, यहां पर करना यह है बेटा कि जब हमें 6वीं से लेकर 8वीं में पहुंचना है तो ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी। और जब 6वीं से लेकर 5वीं में पहुंचना है तो ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। जो 6वीं की एनर्जी अपने माइंड में सेटअप थी वह एनर्जी अपने को क्या करनी पड़ेगी, लॉस करना पड़ेगा एनर्जी का, उस एनर्जी को त्यागना पड़ेगा। और अगर हम 8वीं में जाना चाहेंगे तो हमें 7वीं की एनर्जी को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसके तात्पर्य हुआ यहाँ ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब यहाँ 3 कक्षाएं, ठीक है, En2 माइनस En1, इसको मैं डेल्टा ई कहता हूं, ऊर्जा का क्या करेगा या ग्रहण करेगा। अब इन तीनों परिकल्पनाओं में ये दूसरी परिकल्पना जिसके अंदर मैं बात करूं, यहां से निकलेगी एक सेकंड की परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना क्या थी बेटा कि केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जो जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पॉइंट मेरा ध्यान से सुनो, जैसे किसी कक्षा का कोणीय संवेग पूर्ण गुणज है 1 है, किसी कक्षा का 2 है, किसी कक्षा का 3 है, किसी कक्षा का 4 है, तो इलेक्ट्रॉन 1 में गति कर सकता है, 2 में कर सकता है, 3 में कर सकता है, 4 में कर सकता है। हमने इलेक्ट्रॉन को, मैंने तीसरी परिकल्पना में बताया, कक्षा को बदल सकता है एनर्जी ग्रहण करके या एनर्जी त्याग करके, है ना। तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन अपना पहली कक्षा में है, कौन सी कक्षा में है,
पहली कक्षा में, और इलेक्ट्रॉन ने पहली कक्षा में एनर्जी वो 1 है, दूसरी कक्षा की एनर्जी 2 है, तीसरी कक्षा की एनर्जी 3 है, इस प्रकार से। और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है 1.5। कितनी लेता है? 1.5 ऊर्जा को ग्रहण और करता है। एक एनर्जी उसके पास पहले से है और 1.5 और ले ली तो कितनी हो गई बेटा? वो 2.5। यानी इलेक्ट्रॉन बीच में यहां पर नहीं पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? 2 और 3 के बीच में। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरी कक्षा में जाएगा या तीसरी कक्षा में? समस्या आ गई ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो बीच में हो गया, ना तो वो दूसरे में जा सकता है क्योंकि दूसरी कक्षा से तो उसके पास एनर्जी कैसी है? ज्यादा है। ऊर्जा कैसी है? ज्यादा है। और तीसरी कक्षा से ऊर्जा कैसी है? कम है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक हुआ था बेटा डी ब्रॉगली। कौन सा वैज्ञानिक था? डी ब्रॉगली। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेकंड से संबंधित नहीं है। अभी जो मैं सेकंड की डेफिनेशन निकालूंगा ना वहां से संबंधित है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? एक लाइन पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन वाकई में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कंपन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंपन। और कंपन से परिभाषा निकलेगी सेकंड। इसकी वजह से सारा ड्रामा होता है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं यहां पे 2.5 हो गई एनर्जी, तो ना वो ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। तो डी ब्रॉगली ने इसका तर्क दिया। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में ऐसे गति नहीं करेगा गोल गोल, वो क्या करता है? ऐसे कंपन करते हुए गति करेगा, ऐसे नीचे वाली कक्षा में कंपन करते हुए गति करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कह के चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में आ चुका है, तीसरी कक्षा के राउंड में आ गया तो तीसरी कक्षा में चला जाएगा, दूसरी कक्षा के राउंड में आ गया तो दूसरी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति जो करता है कक्षाओं में वह अपने पास निरंतर गति नहीं होती। कौन से रूप की गति होती है? कंपन वाली गति। कौन सी गति होती है? कंपन वाली गति। तो मेरे को सबसे पहले यहीं पे यही समझाना था बस कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? परमाणु के अंदर कंपनी गति करता है, कंपन करते हुए गति करता है। कौन सी गति करता है बेटा? कंपन करते हुए गति। अब मेरा पॉइंट यहां पर दोबारा आगे सुनने को गया। अब मैं कंपन वाली बात तो क्लियर हो गई कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए गति करता है। अब यहां ध्यान सुनना, जो सीजियम धातु है, सीजियम 133, ठीक है, सीजियम 133 धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, कितनी ऊर्जा अवस्था में? निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में इलेक्ट्रॉन कंपन संख्या देखना, इलेक्ट्रॉन 91, 92, 63, 1770 कंपन पूरे करता है। क्या कह रहा हूं? सीजियम 133 धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में इलेक्ट्रॉन 91, 92, 63, 1770 क्या हो गई? 9,19,26,31,770 कंपन पूरे करता है। यानी कि जैसे ये कंपन का बीच बार हो गया, ऐसे ऊपर नीचे कितनी बार? 9,19,26,31,770 बार ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना? उस समय को 1 सेकेंड कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। कंपन जितने समय में इलेक्ट्रॉन इतने कंपन पूरे करता है वह क्या होता है? यहाँ 1 सेकेंड होता है। वह क्या होता है? 1 सेकेंड। तो परिभाषा क्या होगी? सीजियम 133 धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था, परिभाषा तो ये इसकी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया परमाणु वाला। वह क्यों बताया बेटा? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए गति करता है, कंपनी गति करता है। कौन सी गति करता है? कंपनी गति। और आज से पहले हमने क्या बोला था? वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो गति तो वृत्तीय पथ पर ही होती है, लेकिन गति कौन से रूप में होती है? वो कंपन की रूप में, है ना? तो इस प्रकार से 133 अपने पास सेकंड की परिभाषा है। सीजियम 133 धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में इलेक्ट्रॉन 91, 92, 63, 1770 कंपन पूरे करता है, उस समय को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। क्या कहते हैं बेटा? 1 सेकेंड। ये हो गया सेकेंड
और सेकंड का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, वो सॉरी सेकंड मात्रक है, उसकी भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशि समय। एक राशि का और मैं आज बता देता हूँ इस वीडियो में, उससे पहले फिर कह दूं, जिन बहन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, अपने पास में रिश्तेदारी में जितने भी बहन भैया हैं उन सबको इसके बारे में अवगत भी करा दें कि सर ने चैनल बना रखा है, उसको आप सब्सक्राइब करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब समय के बाद सेकंड ऑप्शन आता है अपने पास में, ले रहा हूं विद्युत धारा। क्या ले रहा हूं बेटा, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, SI पद्धति में एम्पियर। विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो एक एम्पियर की परिभाषा को दो प्रकार से, एक तो अपन सामान्यतः ये लिख सकते हैं, जो विद्युत धारा का अपन ने सूत्र पढ़ रखा, I बराबर क्या होता है, Q/T। I का सूत्र क्या होता है बेटा, Q/T। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मुझे एक एम्पियर निकालना, तो एक कूलम और एक सेकंड। तो क्या लिख सकता हूं मैं, जब एक कूलम आवेश को प्रोवाइड किया जाए कितने सेकंड तक, एक सेकंड में। जब एक सेकंड में एक कूलम आवेश को प्रोवाइड किया जाए तो प्राप्त धारा कितनी होती है, एक एम्पियर। ऐसे लिख सकते हैं, जब एक सेकंड में प्रोवाइड आवेश की मात्रा एक कूलम हो तो प्राप्त धारा कितनी होती है, एक एम्पियर। ये तो अपन जो धारा की परिभाषा पढ़ते हैं वहां से। लेकिन एक्चुअली अपने पास क्या है कि जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर है। ये चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में निकल के आता है, और चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में क्या होता है कि जब दो चालक तार ले लें, एक चालक तार लेगा, एक चालक तार लेगा, ठीक है, इन दोनों में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके आधार पर एक एम्पियर का मान निकलता है। धारा प्रवाहित करेंगे तो आपने कक्षा 10वीं में और स्टाइल का प्रयोग पढ़ा है। धारा प्रवाह के कारण पहले चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे दूसरे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को टकराएंगे, ये तार एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल। ये तार एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल। यहाँ जो आरोपित बल का मान है F बराबर होता है μ0 n के दो, या फिर इसको लिख दो I1 I2 बटे 2πr। r क्या होती है इन दोनों के बीच की दूरी। I1 क्या होती है, जैसे पहला तार है तो इसमें प्रवाहित धारा, I2 क्या होती है, इसमें प्रवाहित धारा। ठीक है, तो F बराबर होता है μ0 I1 I2 बटे 2πr। ये जो मान है ये इकाई लंबाई का होता है, इसके बटे में क्या कर देते हैं, डेल्टा L या L। ठीक है, तो इस L को आप यहां ना लिख के यहीं पे लिख दो, डेल्टा L बराबर मुझे कितने एम्पियर का मान निकालना है, एक एम्पियर का। कितने एम्पियर का मान निकालना है बेटा, एक एम्पियर का। ये सूत्र या यह मान हम कक्षा 12 में पढ़ते हैं, पूरा डेरिवेशन है। तो यहां से एक एम्पियर की परिभाषा निकलेगी। अब देखो μ0 एक अचर राशि होती है, समानुपाती नियतांक। μ0 क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक, और समानुपाती नियतांक का जो मान आता है वो होता है 4π×10⁻⁷। μ0 का जो मान होता है उसका मान क्या होता है, 4π×10⁻⁷। ठीक है, इनटू में कितने एम्पियर लेना है, एक एम्पियर। धारा I1 I2 धारा है ना, कितने एम्पियर लेना है इसको, एक एम्पियर। तो एक एम्पियर इंटू में एक एम्पियर इंटू मीटर को भी क्या कर देते हैं, 1 मीटर बटे 2π अपने पास है, और r को भी क्या कर देते हैं, 1 मीटर। तो देखो 2π से करके कितनी बार, ये 2 बार है ना। अब ये एम्पियर एम्पियर तो 1 एम्पियर हो गया, 1 मीटर दूरी पर स्थित तार की कैसी लंबाई ली है, इकाई लंबाई। तो अब परिभाषा क्या बन जाएगी, देखो L का मान क्या लिया यहाँ पे, तार की लंबाई के लिए 1, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी के लिए 1 मीटर। तो क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे जो मान बच रहा है बल का वो हो गया 2×10⁻⁷ मीटर। 1 मीटर दूरी पर इकाई लंबाई का है, 1 मीटर लंबाई के दो चालक तार स्थित हों, 1 मीटर दूरी पर है ना, 1 मीटर लंबाई के दो चालक तार स्थित हों। जो कंडीशन 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर लंबाई के चालक तार स्थित हों, तो उनके मध्य में लगने वाले चुंबकीय बल का मान है, एक दूसरे पर आरोपित बल का मान F बराबर का मान कितना है, 2×10⁻⁷ न्यूटन। यहां से परिभाषा, इकाई लंबाई के चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, इकाई लंबाई के चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनमें प्रवाहित धारा का वह मान
जिससे दोनों के मध्य आरोपित बल का मान क्या हो जाता है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन, जिससे कि उन दोनों तारों के मध्य आरोपित बल का मान क्या हो जाता है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन। उस अवस्था में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है 1 एम्पीयर। उस अवस्था में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है बेटा 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर की जो एसआई पद्धति की परिभाषा है ना वो यहां से मिलती है। ठीक बेटा, ये जो सूत्र है ये हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो बाकी हम पहले एक परिभाषा यहां से दे सकते हैं, जैसे आपको बताया पहले 1 सेकंड का। सेकंड की परिभाषा क्या होती है, आज दो परिभाषा होते हैं। सेकंड की परिभाषा क्या है, सीजियम 133 धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में इलेक्ट्रॉन 91, 92, 63, 1770 कंपन पूरे करता है उस समय को क्या कहते हैं 1 सेकंड। और यहां से विद्युत धारा भौतिक राशि है जो मूल राशि में आती है, उसका मात्रक क्या होता है ऐसे पद्धति में एम्पियर। और एम्पियर की परिभाषा को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसकी परिभाषा के अनुसार आई बराबर क्यू बटे टी है, आई का मात्रक एम्पियर, क्यू का मात्रक कूलम और टी का मात्रक सेकंड है ना। इससे तो क्या हो जाएगा, जब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश का मान कितना हो 1 कूलम हो तो प्राप्त धारा कितनी होती है 1 एम्पियर। दूसरा, इसकी जो परिभाषा निकाली जाती है, परिभाषा निकाली जाती है क्योंकि इस परिभाषा में तो अंतर है बेटा, क्या है, मैं कह देता हूं 3 कूलम आवेश और 3 सेकंड है, तो कोई जरूर थोड़ी 1 कूलम आवेश को प्रोवाइड करें, तो 3 कूलम आवेश को 3 सेकंड तक प्रोवाइड करेंगे। काटो उत्तर तो यही आएगा ना। ये परिभाषा तो इसकी वजह से सेट नहीं है ना, लेकिन ये परिभाषा सेट हो जाती है। तो इसमें मान क्या हो गया, जो 2 चालक तार हैं, चालक तारों के मध्य में चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल का सूत्र करता है म्यू0 I1 I2 डेल्टा L बटे 2 पाई आर। म्यू0 एक समानुपाती लेता है जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 पहले तार में प्रवाहित धारा होती है, I2 दूसरे तार में प्रवाहित धारा होती है। ठीक है, डेल्टा L उन तारों की लंबाई ली जाती है कि जिस अल्पांश लंबाई पर लेकर चल रहा हूं, R उन दोनों तारों के बीच की दूरी होती है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, L का और R का मान क्या कर रहा हूँ 1 मीटर रख रहे हैं। और विद्युत धारा लेकर चल रहा हूँ 1 एम्पियर की निकालनी परिभाषा, तो मैं इसका मान भी 1 ले लेता हूँ। तो परिभाषा क्या हो जाती है, यहाँ से इकाई लंबाई कि चालक तार 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनमें प्रवाहित धारा का वह मान 1 एम्पियर है ना, वह मान जब इनके मध्य आरोपित बल क्या हो जाता है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन हो जाता है। कितने एम्पियर होता है 1 एम्पियर। कितने एम्पियर होता है बेटा 1। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने होते हैं। अभी मूल मात्रकों में मैं 4 परिभाषा आपको बता चुका हूं। पहली मूल राशि थी लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर की परिभाषा बता चुका हूं। दूसरी मूल राशि थी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसकी परिभाषा बता चुका हूं। तीसरी मूल राशि ये मैंने समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसकी परिभाषा ये रही। चौथी मूल राशि ये विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसकी परिभाषा आपको बता दी। ठीक है, अगले वाले वीडियो में अब मेरी एक बात फिर से सुन लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें जरूर, करेगा लाइक तो मार दिया करो, बटन दबाने को मार दो, लगता थोड़ी कुछ अच्छा से दबा दिया नहीं कि तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करो और करो। फिर भी कोई समस्या रहे तो मेरा पर्टिकुलर मोबाइल नंबर उसको आप कॉल कर सकते हो 9460369924। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके मुझे कोई भी आपको समस्या रहती है उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।